हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावलोस केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर्स में हमने रॉल्ड्स लॉ तक कवर अप किया था, तो आज हम रॉल्ड्स लॉ को फिर से रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये सीरीज जो है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के लिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अपना सिलेबस कवर अप नहीं किया है, या फिर जिन्होंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर जिनको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, उनके लिए ये सीरीज़ है। बाकी मुझे इसे रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी ये पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप यार उनको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको कुछ मतलब एप्रिसिएशन, वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन या फिर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इनका ज़रूरत है, जिनको इसका नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉल्ड्स लॉ से। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्ते रॉल्स इन 1886 गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब बिटवीन देम इन द सेंस कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में जो पार्शियल प्रेशर, एक्चुअल में यहाँ पे बात क्या हो रहा था ना, दो वोलाटाइल लिक्विड का बात हो रहा था। मतलब एक सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन बनाए थे। उस बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा। बाइनरी मतलब दो ही होता है, ठीक है। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, और दोनों यहाँ पे वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब बताए थे कि जो अपने आप वेपराइज हो जाए या फिर उड़ना चालू हो जाए। जैसे केरोसिन हो गया है ना, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ये सब आपका क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वाटर भी वोलाटाइल है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए थे, जिसको 1 और 2 बोले थे, जिसका पार्शियल प्रेशर P1 P2 है और मोल फ्रैक्शन X1 X2 है। तो हेनरी लॉ में भी हमने यही देखा था। गैसेस के केस में था हेनरी लॉ, बट ये सॉल्यूट इनके केस में है। ठीक है, वेपर प्रेशर से रिलेट करके इसको बता रहे हैं। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, तो अभी आगे देख रहे हैं। ठीक, तो द रिलेशनशिप यहाँ पे बताया गया है कि जो द रिलेशनशिप नॉन एज रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, और रॉल्ड्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, यहाँ देखेंगे द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। ठीक है, मतलब कि जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, मतलब the vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। मतलब जैसे आप एक सॉल्यूट लिए हो और एक सॉल्वेंट लिए हो, दोनों को मिक्स किए हो, ठीक है, तो कुछ पोर्शन सॉल्यूट का सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो वहाँ पे उसका कुछ मोल फ्रैक्शन है। सॉल्युबिलिटी को हम लोग किससे, मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर रहे थे। तो वही बोल रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पूरा कहानी आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे थे कि जैसे अपने पास मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग मतलब दो सॉल्यूट को ऐड किए हैं, ठीक है, मतलब एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट को ऐड किए हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये कंटेनर को क्या किया है, क्लोज कर दिया है। जब कंटेनर यदि अपना क्लोज है तो ये लोग क्या करेगा, वेपराइज होगा, ऊपर जाके कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा और ऊपर आने के बाद जो लिक्विड के सरफेस पे ये लोग अपना प्रेशर लगाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे देखो, मान लो ये लिक्विड का सरफेस है तुम्हारा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर क्या होंगे, वेपराइज होके जाएंगे और वापस जब आके इसी सरफेस पे क्या करेंगे, इसी सरफेस पे ये लोग फोर्स प्रेशर लगाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। तो अब दो कंपोनेंट है, 1 और 2, ठीक है, तो मान लो ये 1 का है और ये 2 का है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है कि जैसे कल एग्जांपल दिया था कि आप लोग दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड जाके वहाँ पे कुछ परचेज करते हैं या फिर कुछ खाते हैं, तो पेमेंट दोनों मिल के एक साथ उनको करते हैं, तो वो हो गया टोटल प्रेशर। ठीक है, लेकिन घर पे आने के बाद उसको शेयर करते हैं कि तुमने कम खाया था तो तुम कम पैसा दोगे, तुम ज़्यादा खाए थे तो तुम ज़्यादा पैसा दोगे। ठीक है, तो जो पैसा इंडिविजुअल का लग रहा है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, जो प्रेशर एक गैस अपने दम पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे, या फिर जो वोलेटाइल लिक्विड अपने दम पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसको हम
पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर को ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो जाएगा, x1 पे होगा, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x1 पे होगा। और हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा रहा है वो क्या लग रहा है, वो कांस्टेंट लग रहा है P01। अब ये P01 क्या है, तो ये P01 है कि मान लो अभी हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मतलब दो कंपोनेंट लिया, यदि दोनों कंपोनेंट को अलग अलग रखा जाए, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा हूँ कि मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें यदि मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट को अलग रखूँ, रेड वाले कंपोनेंट को मान लो अलग रखूँ, तो जब इसको अलग रख रहा हूँ तो क्या होगा, इसका भी अपना कुछ पर्सनल वेपर प्रेशर होगा, इसका भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद जब कंडेंस होंगे तो इसके सरफेस पे वापस से आने के बाद, उधर से रिटर्न आने के बाद इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाएंगे। तो ये जो इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहे हैं ना, इसको P01 बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोल रहे हैं, P01 बोल रहे हैं। तो P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे जब हम उस लिक्विड को रख रहे हैं, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे जब उस लिक्विड को रख रहे हैं तो उसका जो प्रेशर लग रहा है ना, उसका जो पार्शियल प्रेशर है, या फिर जब प्योर लिक्विड है तो पार्शियल प्रेशर क्या बोलेंगे, कंप्लीट जो प्रेशर लग रहा है वो उसी का प्रेशर है। तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, P01 से बोल रहे हैं। तो सिमिलरली P1 के लिए जैसे हमने डिराइव किया, P1 इज इक्वल टू P01 x1, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P02 x2, ठीक है। x2 यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है दूसरे गैस का। इसके बाद वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि P02 रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2, ठीक है। अब क्या आता है, अब एक लॉ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या बता रहा है कि द टोटल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन्स लॉ, देखिए जो लॉ है ना उनको थोड़ा फोकस में रखेंगे अपना। ये जो लॉ है देखिए उसमें क्या बताया है, यहाँ पे बोल रहा है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर को P टोटल बोल रहा है, ठीक है, कि दोनों का प्रेशर मिक्स होके जो लग रहा है, द टोटल प्रेशर P टोटल ओवर द सॉल्यूशन फेज इन कंटेनर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड इज गिवन एज P1 एंड P2, ठीक है। बात समझ रहे, सिंपल सी बात है कि जो टोटल होता है वो पार्शियल का सम अप होगा, यही बात तब से समझा रहा हूँ, वही चीज़ डाल्टन भी बोले, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या है, तो अब इसको थोड़ा सा एक डेरिवेशन है, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कभी कभी पूछता है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2। तो P1 का वैल्यू आपने क्या निकाला है, x1 P01, और P2 का वैल्यू क्या निकाला है, x2 P02, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो x1 को यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 1 माइनस x2 लिख दिए हैं, ठीक है। x1 को क्या लिख दिए हैं, 1 माइनस x2, x1 को लिखे हैं 1 माइनस x2, और P01 को P01 रहने दिए, और x2 को, मतलब बोला जा रहा है कि पूरा टर्म को, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, x1 और x2 है, तो x1 और x2 को मतलब मोल फ्रैक्शन का एक ही टर्म को यूज करके इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए फाइनल जो P टोटल आया वो किस पे आ गया, वो पूरा x2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो पूरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाना चाह रहा है, ठीक है, 2.16 में। फिर क्या है कि अब बोल रहा है कि फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इक्वेशन 2.16। तो 2.16 जो है उसमें से आपका ये सारा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, आप वहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 मोल फ्रैक्शन होगा वहाँ पे, x1 कंपोनेंट 1 का x1 और कंपोनेंट 2 का x2 होगा। लेकिन जब हमको रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम सिर्फ एक ही का मोल फ्रैक्शन लेके पूरा टोटल प्रेशर को हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज P टोटल इक्वल टू P01 प्लस P2 माइनस P02 माइनस P01 इंटू x2, ठीक है। तो एक के टर्म्स पे, इसी तरीके से आप x1 के टर्म्स पे भी पूरा इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको कि किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है आपका, ठीक है, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का लीनियरली वेरी करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 से। जैसे यहाँ पे आप जो इक्वेशन देख रहे हैं y इक्वल टू
mx प्लस सी करके होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो उसी पे ये जो है यहाँ पे थोड़ा आएगा। ठीक है, y इक्वल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपको पता होगा यदि आप मैथ्स में पढ़े और बायो में भी इतना पता रहता है आजकल, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी फ्रेम पे बैठ रहा है, जैसे पी टोटल के जगह पे आप y समझ सकते हैं। ठीक है, और c के जगह पे पी नॉट 1 समझ सकते हैं, और mx के जगह पे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे बन रहा है, तो वही बोल रहे कि लीनियरली वेरी करेगा। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो लीनियरली वेरी करेगा। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट में क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 का जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा, उस पे आपका टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बगल में एक ग्राफ दिया है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ में देखेंगे कि जहाँ पे मोल x1 मतलब कॉर्नर में जब आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस कॉर्नर में, तो x1 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो जब x1 इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर P01 बन रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो x1 का वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है, x2 का वैल्यू 1 हो जा रहा है। तो x2 का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो मेरा जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, P02 हो जाएगा, क्योंकि जब कंपोनेंट मतलब x2 मतलब मोल फ्रैक्शन 1। ठीक है, x2 मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन 1। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि दूसरा कुछ कंपोनेंट वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो x2 ये जो नीचे का लाइन है जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो बता रहा है कि सम ऑफ x1 और x2 हमेशा 1 होगा, आप कहीं पे भी करेंगे। तो जब राइट एक्सट्रीम में जाएंगे और लेफ्ट एक्सट्रीम में जाएंगे तो वहां पे एक कंपोनेंट पूरा 0 हो चुका है। तो जब एक कंपोनेंट पूरा 0 हो चुका है तो टोटल प्रेशर जो देखेंगे, टोटल प्रेशर, तो वो टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या है, P02 है, और यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या है, P01 है। कि जब तुम्हारा एक ही कंपोनेंट है इसमें तो उसका जो टोटल प्रेशर है वही उसका पार्शियल प्रेशर भी हो जाएगा। और P02 में यहाँ पे जो है मतलब जब x2 का कंप्लीटली सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ x1 है, तो मतलब x2 का वैल्यू जब 1 हो जा रहा है तो यहाँ पे भी P02 का वैल्यू मतलब सिर्फ पार्शियल प्रेशर उसी के कारण फील होगा। ये चीज़ इस ग्राफ में बता रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि ए प्लॉट ऑफ P1 और P2 वर्सेज द मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एज ए लीनियर प्लॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, तो क्या बता रहा है कि दीज लाइन्स 1 एंड 2 पास थ्रू द पॉइंट फॉर विच x1 एंड x2 आर इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, x2 और x1 क्या है, ऐसा पॉइंट से पास, मतलब ये जो लाइन 1 और 2 है वो ऐसा पॉइंट से पास कर रहे हैं जहाँ पे आपका यूनिटी वैल्यू है x और 1 का। ठीक है, सिमिलरली द प्लॉट लाइन 3 P टोटल वर्सेज x2 इज ऑल्सो लीनियर। तो P टोटल जो आपका आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल क्या है, मिनिमम वैल्यू P टोटल का क्या हो सकता है, P01 हो सकता है। क्यों P01 हो सकता है कि P01 मतलब क्या बता रहा है, P01 मतलब बता रहा है कि उसमें दूसरा कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो मिनिमम वैल्यू यही है, मिनिमम। ठीक है, और जब दूसरा कंपोनेंट हम और ऐड करते जा रहे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पहुंचेगा, P02 पहुंचेगा। एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपोनेंट 1 क्या है, लेस वोलेटाइल है। और ये चीज़ आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यदि कंपोनेंट 1 आपका ज़्यादा वोलेटाइल रहता, ठीक है, यदि कंपोनेंट 1 ज़्यादा वोलेटाइल रहता तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या रहता, ज़्यादा रहता। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या रहता, ज़्यादा रहता। तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वो P02 है। ठीक है, P02 मतलब कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा वोलेटाइल है, यहाँ से भी आपको दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक, देखिए तो वही लिखा हुआ है P02 इज मोर वोलेटाइल। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो कंपोजिशन है वेपर फेज का, तो अभी जो हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x1 x2 बात कर रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन फेज में उसका कंसंट्रेशन को बता रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन फेज में उसका कंसंट्रेशन को बता रहा है, लेकिन जो वेपर फेज ऊपर में जो वेपर फेज बन रहा है, जैसे आप तो कवर कर दिए हो कंटेनर को कवर किए हो, तो जो नीचे से वोलेटाइल है तो वो उड़ के ऊपर जा रहा है, तो ऊपर उसका वेपर फेज जो बन रहा है ना, तो वहाँ पे भी उसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो उस वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे डिनोट कर रहे हैं, y1 और y2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज
इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट मतलब जो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है उससे हम लोग वेपर फेज में उसका क्या कंसंट्रेशन है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ये बात बोल रहा है। ठीक है, देखो और साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे क्या है, ग्राफ के नीचे में जो लिखा हुआ है द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो वाइड रेंज में रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। रॉल्स लॉ जो बात बताया है वो बात को जो मान रहा है 100%, वो क्या होगा, आइडियल होगा। जैसे घर में जो बच्चा सब बात सुनता है उसको बोलता है ये तो अच्छा बच्चा, आइडियल बच्चा। उसी तरह से जो आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। जो रॉल्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बात है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वो तो दिया देख रहे हो कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे तुम्हारा ये चीज दिया हुआ है। द डैश लाइन 1 and 2 represent the partial pressure of the component. It can be seen from the plot that P1 and P2 are directly proportional to X1, X2. The total vapor pressure is given by line mark 3 in the figure. समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से मतलब ये एक्सप्लेन कर दिया, इस पूरे प्लॉट को जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब देखो ये इसका कहानी खत्म हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये बात कर रहा है वेपर फेज की। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, वेपर फेज की बात कर रहा है। तो वेपर फेज में क्या कंसंट्रेशन होगा, क्या मोल फ्रैक्शन होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रहा है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि देखो जैसे मान लो ये हो गया, इसमें हमने 2 कंपोनेंट ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें मान लो हम लोग 2 कंपोनेंट ऐड किए, एक ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं और एक रेड कलर से डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा वो मोल फ्रैक्शन किसको बता रहा है, वो मोल फ्रैक्शन बता रहा है सॉल्यूशन में क्या मोल फ्रैक्शन है। समझ रहे हैं? अब क्या होगा कि ये कंडेंस होके मतलब वेपराइज होके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब पहुंच रहा है तो यहाँ पे इसका कुछ वेपर प्रेशर मतलब कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन होगा। तो बोल रहा है वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन है इसको भी हम लोग पार्शियल प्रेशर से रिलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर से रिलेट करके बता सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो जैसे x1 x2 को मोल फ्रैक्शन माने थे, किसका, x1 x2 को मोल फ्रैक्शन माने थे हम लोग, x1 x2 को मोल फ्रैक्शन माने थे सॉल्यूशन फेज में। मतलब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ग्रीन वाला का मतलब जो मोल फ्रैक्शन होगा, मान लो रेड वाला का x1 मोल फ्रैक्शन है और ग्रीन वाला का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, ये माने थे। लेकिन यही चीज को बोल रहा है कि जो वेपर फेज में है तो वेपर फेज में y1 हो जाएगा, ठीक है, और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन। y1 y2 भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। बट किसका मोल फ्रैक्शन है, ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 इन द वेपर फेज। ठीक है, इन वेपर फेज में y1 y2 का है। ठीक है, तो अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ पे भी लगा रहे हैं कि P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इंटू पी टोटल, और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इंटू पी टोटल। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। हाँ, तो P1 और इन जनरल मतलब बता दिया, मान लो 3 कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट है, तो Pi इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 पी टोटल। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मतलब लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसमें 2 कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या बताया गया है कि देखो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, 2 वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया गया है। मतलब एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में कंपोनेंट मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो 2 हम लोग के पास है तो इसको बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, प्रेशर दोनों का प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, mmHg में 200 mmHg और 415 mmHg। ठीक, तो देखो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब ज़्यादा वो उड़ेगा और फिर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। ठीक है, मतलब क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का अमाउंट दे दिया है कि एक में 25.5 ग्राम मतलब क्लोरोफॉर्म लिए और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन लिए, दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। तो अब आपको उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो आपके पास सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन से रिलेट करना है। तो
ठीक है। तो सबसे पहले मोल निकाल लेना है, जैसे 40 ग्राम दिया है डाइक्लोरोमीथेन तो उसका मोल कैलकुलेट कर लिया गया। ठीक है, मोल्स निकाले हैं यहाँ पे। मोल कैसे निकालते हैं भाई, मोल निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास करके। तो वो मोल निकाल ले यहाँ पे। गिवन मास कितना हो गया, 40 ग्राम दिया हुआ था। ठीक है, तो 40 बाई इसका जो मोलर मास आया उसको कर दिए। फिर यहाँ पे मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लिया गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया गया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या किए, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो मोल फ्रैक्शन 0.688, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए। 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को ऐड करने से टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। अदरवाइज आप ज़्यादा मैथ्स में तेज हैं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2.1 इक्वेशन यूज़ किया, मतलब 2.16, और यहाँ से डायरेक्टली एक कंपोनेंट का भी पता होने से आपको टोटल प्रेशर यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। ठीक है, वेपर फेज मतलब y1 y2 वाला जो एग्जांपल वहाँ पे दिए थे कि वेपर फेज में भी तो कुछ होगा, तो उस वेपर फेज का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताना है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए था वो अपने पास है, और उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया है। ठीक है, होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि होगा कोई दिक्कत तो आप फिर कमेंट्स में बताएंगे, तो उसके हिसाब से आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिंस CH2Cl2 इज मोर वोलाटाइल। तो ये कैसे जान रहे हैं, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा दिया है तो मतलब ज़्यादा वोलाटाइल है। द वेपर फेज इज ऑल्सो रिचर इन CH2Cl2। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आपका होना चाहिए। जैसे अभी एक मीम वायरल हुआ था जिसमें एक एरोप्लेन उल्टा उड़ रहा है। ठीक है, एडिट की हुई वीडियो थी, तो वो एरोप्लेन पीछे जा रहा था। पूछा ये क्या हो रहा है, तो बोलता है कि कुछ नहीं, फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, उसमें इसका जो स्पीड है वो -246 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो एरोप्लेन पीछे जाने लगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया है उसका वो रिलेशन दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में जो रियलिटी है कि मतलब डाइक्लोरोमीथेन ज़्यादा आपका वोलेटाइल है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी ज़्यादा है, और वेपर फेज में उसका कंपोजिशन है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है, तो उसी से पता चल रहा है कि वो ज़्यादा वोलेटाइल है। और ज़्यादा वोलेटाइल है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर में ही वो लटका रहेगा त्रिशंकु के जैसा, समझ रहे हैं। तो ऊपर में ज़्यादा उसका मतलब अमाउंट होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। तो दिस में बी कंक्लूडेड दैट एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में जिसका जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा वेपर फेज में, और उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे, जो बता रहा है रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अदरवाइज इसको कवर करेंगे, वीडियोस लंबी होगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे जो भी पोर्शन है हम फिर अगले वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है, एक्चुअल में लग रहा है कि NCERT लाइन बाय लाइन उनको पढ़ना चाहिए, तो आप इस वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय।